हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जे एडवांस 2024 पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। अगर अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो एक बार अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिए, देन आफ्टर ये डिस्कशन आपके लिए रिलेवेंट होगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन की बात अभी नहीं करेंगे, पहले थ्योरी पार्ट पर मूव कर जा रहे हैं। थ्योरी एंड कंसेप्ट कवर जाने के बाद ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखते हैं। एक बात यहाँ पर मैं रिमार्क के तौर पे आपको बता दूँ कि जेईई एडवांस वालों का ये ऐसा ही ट्रेंड रहता है, पूछने का यही उनका तरीका है। बहुत आसान सी बात पूछ रहे होते हैं वो, लेकिन रायता कुछ इतना अधिक फैला सा रहता है क्वेश्चन में। जैसे आप देख रहे हो कि इतना कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम बना दिया है कि डर लग जाता है बच्चों को, फिर वो पेशेंस रख के पूरा पढ़ नहीं पाता है और फिर वो क्वेश्चन छोड़ देता है। तो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, 50% अराउंड क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, बस पेशेंस रख के आपको पढ़ना होता है। उसमें जो पूछा जा रहा होता है वो आपकी डोमेन में ही होता है, टू मच डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बाकी एडवांस का पेपर है तो मुश्किल क्वेश्चन तो मिलते ही हैं कहीं ना कहीं, बट सारे ही मुश्किल नहीं होते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल केवल दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे रायता कुछ अधिक फैला है और डायग्राम कुछ कॉम्प्लेक्स है। ड्यू टू ऑल दिस थिंग इट सीम्स दैट क्वेश्चन इज डिफिकल्ट बट नॉट एक्चुअली। थ्योरी करेंगे तो आप पूरी बात ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। थ्योरी में स्टार्टिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ पर आप मोस्ट कंफर्ट होते हैं। R इक्वल टू mv/qb, इस फॉर्मूले को लेकर के 99% बच्चे कंफर्ट जोन में रहते हैं कि किस चीज़ का फार्मूला है, कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, सब कुछ पता रहता है। फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर रीजन में, और उस रीजन में आपने क्या किया है, एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया है और उसको आपने क्या किया, कुछ वेलोसिटी दे दी। तो उसमें एक फोर्स लगेगा QVB sin थीटा, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। ड्यू टू दैट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल में टर्निंग हो जाएगी बिकॉज फोर्स परपेंडिकुलर होगा इन दिस वे, और ये चार्ज पार्टिकल सीधा आई कैप में ना जा करके घूमना शुरू कर देगा। अगर सफिशिएंट लेंथ की, सफिशिएंट साइज में, सफिशिएंट रीजन में फील्ड प्रेजेंट है तो पूरा सर्कल बनेगा। बट अगर किसी ने इस जगह के बाद इस रीजन में मान लो फील्ड हटा के रखी, हटा दी, तब नहीं कहा जा सकता। फिर यहाँ से पार्टिकल फिर सीधा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। बट अभी कॉम्प्लेक्स ना करते हुए मैं मान ले रहा हूँ कि पूरे स्पेस में एवरीवेयर फील्ड प्रेजेंट है और ये सर्कल कंप्लीट होता है। तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, इसके लिए सिंपल QVB को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि mv²/r से आपको बराबर कर देना है। जैसे ही आप बराबर करोगे रिजल्ट आपके सामने है। इसी फार्मूले को आपने दूसरी शक्ल में ले आना है, mv की जगह p लिख लेना है। p हियर इज मोमेंटम। फिर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है। फार्मूला होता है √2m के। अब ये काइनेटिक एनर्जी हो सकता है डायरेक्टली किसी ने दे दी हो सकता है इनडायरेक्टली दी हो। जैसे कि ऐसा संभव है कि यहाँ पे एक रीजन है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और एक चार्ज पार्टिकल है जो अभी इस मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। ठीक है, वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है और वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट हो रहा है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप संदेह में हैं, डाउट में हैं, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे प्लस प्लस है और यहाँ पे दूसरी प्लेट में माइनस माइनस है। तो इस प्लस और माइनस के चलते
ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा और जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी। ये जो वैल्यू है इसे आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आर का एक नया फार्मूला आ जाएगा, आर इक्वल टू √2 के की जगह क्यू इंटू वी। वी ध्यान दीजिएगा, ये वेलोसिटी नहीं है, स्पीड नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, ये वोल्टेज है बिटवीन दीज टू प्लेट्स। आप ऐसा मान सकते हो कि जैसे ये कैपेसिटर है, बिटवीन द प्लेट एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पे छोटा सा होल है, उससे बाहर निकलेगा और फिर इस मैग्नेटिक फील्ड में जो अंदर क्या करेगा, ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो उसकी रेडियस निकालने का फार्मूला ये आपकी स्क्रीन पे है। अब एक झलक आप अपने क्वेश्चन की देख लीजिए। इसमें इन्होंने फील्ड जो है डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करी है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? विशेष कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस सर्किल जो बनेगा, टर्निंग जो होगी वो अपोजिट साइड हो जाएगी। लेट मी मेक अनदर डायग्राम फॉर यू। यहाँ पर हमने ये एक रीजन कंसीडर किया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड नहीं है, ये प्लेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ये आपकी तरफ को ये फील्ड आ रही है। और यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से एक्सेलरेट करवाते हैं आप और एंटर करवाते हैं इसको इस रीजन में, तो रीजन में एंटर करने के बाद ये स्ट्रेट नहीं जा पाएगा। ये जो फील्ड है इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी और इसमें टर्निंग हो जाएगी। ये टर्निंग मैंने करा दी, ध्यान दीजिएगा, ये टर्निंग मैंने करा दी तो यहाँ सब कुछ सही सॉलिड बैठ गया, तो चार्ज पार्टिकल में एटलीस्ट आधा सर्किल तो बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, एक और डायग्राम बना करके हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो है ना वो सफिशिएंट लेंथ का नहीं होगा। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इतने में ही थी, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये तो सर्कुलर होगा, बट इसके बाद ये सर्कुलर नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद आगे फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल था आपने अभी बनाया था v²/r, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा और फिर ये सीधा चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि इसका सर्कुलर पाथ ब्रेक ना हो, ये जिस लाइन से एंटर किया है उसी लाइन से वापस आए, जिस साइड से एंटर किया है उसी साइड पे वापस आए, दूसरी साइड ना जा पाए। या डेविएशन के टर्म में अगर कहें तो डेविएशन इसका 180 डिग्री एटलीस्ट हो जाए, एक 180 ये रोटेट कर जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन इस प्रकार का तो ना हो। मिनिमम लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी, इसके लिए आप समझ गए होंगे क्या करेंगे। हम यहाँ पर फील्ड रीजन को मान लेंगे कि वो इतना है कि रेडियस के बराबर हो गया। रेडियस आपने अभी निकाला था, उसको आप L के बराबर कर दीजिए। यहाँ से L निकाला जा सकता है, दैट विल बी द लेंथ, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड फॉर 180 डिग्री टर्निंग। चलिए इस बेसिस पर एक क्वेश्चन क्या मतलब, इस क्वेश्चन का एक पार्ट है वो कर लेते हैं। देख लीजिए कहाँ पर ऐसा है जो किया जा सकता है, जो मैंने बताया है उसकी बेसिस पे। L क्या है, यह है मिनिमम विथ W या L ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिटेक्टिंग आयंस। मतलब कहने का ये, यहाँ से आप एंटर करा रहे हो और डिटेक्टर आपने रखा है, इस तरफ नहीं रखा है, डिटेक्टर आपने उसी साइड रखा है जिस साइड से आपने आयन को, चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया है। तो उस चार्ज पार्टिकल को आप चाहते हो कि ये डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको एटलीस्ट 180 डिग्री घूमना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की रीजन की विथ W या L ये पूछा है, यही फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में
W बताइए, चार्ज पार्टिकल कौन सा है? 196। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो चार्जेस इन हो रहे हैं उसमें आप वैरायटी मानिए। मान लीजिए कि अगर 1 का होता, यहाँ से जो चार्ज इन हो रहा है वो मान लो H प्लस होता या HE प्लस होता या Li प्लस होता, क्या सबके लिए R की वैल्यू या W की वैल्यू एक जैसी ही आती? इस फार्मूले में आप अगर देखें तो जो M है, व्हाट इज़ दैट? इट इज़ द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। और किसी भी चार्ज पार्टिकल का मास लिखा जा सकता है A, इट इज़ मास नंबर मल्टीप्लाइड बाई MP। MP लिख लो और चाहे Mn लिख लो, क्योंकि मास प्रोटॉन का और मास न्यूट्रॉन का बराबर होता है। और किसी भी चार्ज पार्टिकल का आपको अगर मास निकालना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो अगर बचे खुचे हैं तो उनका तो मास होता नहीं है, उनको तो भूल ही जाओ। चार्ज पार्टिकल आयंस के अंदर ओनली न्यूक्लियस, उसका ही मास होता है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं जिनके मास बराबर होती है लगभग, और टोटल जो संख्या होती है उसको ही मास नंबर कहते हैं, और वो A के से रिप्रेजेंट करी जाती है, जो कि H के लिए 1, HE के लिए 2, Li के लिए 3। ऐसे कोई और आयन होगा तो जो होगा A का वैल्यू बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो तरह तरह के अगर आप आयंस इन कराओगे तो इस वाली वैल्यू में फ़र्क आएगा, उससे इसमें फ़र्क आएगा, उससे R में फ़र्क आएगा, उससे W में फ़र्क आएगा। मतलब हल्के आयंस को 180 डिग्री घुमवाने के लिए जो W हमें रिक्वायर्ड होगा वो कम चाहिए होगा और भारी के लिए ज़्यादा चाहिए होगा। आई एग्री कि यहाँ 196 के लिए ओनली पूछा गया है, बट आप यहाँ पर पहले H प्लस के लिए निकालो कितना आएगा। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। H प्लस के लिए A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके अंदर तो एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू MP 5/3 इंटू 10 की पावर -27। और Q, एक काम करते हैं, इस Q को अंडर रूट के अंदर ले आते हैं और एक जो अंडर रूट में पहले से Q प्रेजेंट है उसे कैंसिल कर देते हैं। तो कहानी इस प्रकार की बनेगी। और मैग्नेटिक फील्ड 1/B, इसको भी आप चाहो तो अभी से पुट कर लो। 0.1 दिया है क्वेश्चन में। इसके बाद में बारी आएगी, ये 2 मैं रखना भूल गया, यहाँ पे रख दिया V, 2 रख दिया, M रख दिया। इसके बाद में Q को भी कंसिडर कर लिया, V रह गया है जो कि प्रश्न में बताए हैं कि 192 है, उसे भी रख देते हैं। कैलकुलेशन ये मैं ही करके दिखा देता हूँ, आसान पड़ेगा। ये 64 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। इसके बाद इस 16 को आप 1.6 को 16/10 लिख सकते हैं। और ये जो आपका 5 × 2 है ना 10, और 10 का नीचे स्क्वायर होकर 100 का अंडर रूट होकर 10 हो जाएगा। नहीं समझ में आई अगर मेरी कैलकुलेशन तो खुद से कर सकते हैं, मोरओवर आप खुद से करोगे तो शायद आसानी हो जाएगा। मेरी कैलकुलेशन पुअर है, ठीक है। अब इसके बाद में ये है 27 और ये है 19, बीच में बात करें डिफरेंस की तो 10 की पावर ये हो जाएगा -8। स्क्वायर रूट भी लेंगे तो -4। यहाँ पे 0.1 है, इसके बदले लिख सकते हैं 10 की पावर -1। इससे जो निकलेगा दैट विल बी इन मीटर, वी नीड इन सेंटीमीटर। 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल हो रहा है।
स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 सेंटीमीटर आ गया। मतलब हमको चाहिए होगा भाई साहब 2 सेंटीमीटर मिनिमम फील्ड लेंथ फॉर हाइड्रोजन आयन टू रिटर्न बैक। बहुत ज़रूरी कैलकुलेशन थी ये। अब आप देखिएगा बाकी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, बस स्मार्टली अप्रोच करिएगा। इफ़ वी हियर कंसिडर अनदर आयन, इसमें चेंज आएगा। यहाँ पर ए माना जा सकता है, वैल्यू पुट कर लें आप तो आप समझ पाओगे R प्रोपोर्शनल टू रूट ए हो जाएगा। तो जो अगर आप a बराबर 1 के लिए कह रहे हो कि R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगी, तो बाकी के लिए क्या निकालोगे क्या? बार बार कैलकुलेशन करना ये तो ठीक बात नहीं रहेगी। a की वैल्यू अगर आपको नोन है R प्रोपोर्शनल टू रूट ए के हिसाब से बाकी R निकाले जा सकते हैं। और इसीलिए प्रश्न में जितने भी a इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट हो सके। 144 196, तो यहाँ पे 144 के लिए 12 आ जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 गुणे 12 24 सेंटीमीटर मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड होगी या रेडियस होगी कर्ड पाथ की। एंड 196 वाले केस में अगर बात करें तो 28 हो जाएगी। इन्होंने लास्ट में पूछा है 196 वाले के लिए, लेकिन इन्होंने लिखा है 56 नॉट 28, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। अगर यहाँ पे 56 की जगह 28 लिखा होता तो करेक्ट होता। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में और जो बातें कही गई हैं उन पर भी फोकस करेंगे। ये x बीच बीच में कह रहे हैं, ये क्या है? x है कि जब आप कोई चार्ज को इन कराते हो और w की वैल्यू सफिशिएंट है और ये घूम के वापस आता है, तो जब ये घूम के वापस आता है तो जिस जगह से इन हुआ था उससे कुछ डिस्टेंस नीचे है, एक पॉइंट है, वहाँ से वो वापस होता है। कितना नीचे होगा वो पॉइंट, वो बताना है। बहुत आसान सी बात है, बस कंसेप्ट पकड़ में आ जाए अगर तो। आप यहाँ पे एक सर्कल बनाइए, इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मान लो इन हुआ है और आगे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, सपोज करिए वो x इक्वल टू इन्फिनिटी तक प्रेजेंट है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को तो वापस आना ही आना है। वो वापस आएगा कहाँ से? पॉइंट B से। पॉइंट B A के नीचे है। कितना नीचे है? क्या रेडियस के बराबर? नहीं, ये डायमीटर के बराबर। मतलब जो इन्होंने x पूछा है ये 2r के बराबर है। तो यहाँ पर हर एक केस में 2r निकाल लो, d निकाल लो, यानी कि x। ये हो गया 4, ये हो गया 48 और ये हो गया 56। अब जहाँ पे जो पूछा है देखते चलो। पहले केस में 4 सेंटीमीटर हाइट नीचे पॉइंट होगा जहाँ से वापस आएगा। मैंने तो यही निकाला है, आप एक बार देख लो। यहाँ पे इन्होंने 4 ही लिखा है, ये सही है। फिर दूसरे में कह रहे हैं कि अगर हम 144 वाला कंसीडर कर रहे हैं तो ये 48 सेंटीमीटर बिलो एक पॉइंट होगा, वहाँ से वापस होगा। हमने भी यही निकाला है, करेक्ट है। सी की बात करते हैं। ये कह रहे हैं 1 से लेके 196, 1 से 196 वाले सारे आयंस कंसीडर कर लो। मिनिमम हाइट या मिनिमम लेंथ लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता। डिटेक्टर की कितनी रिक्वायर्ड होगी? ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एक दूसरा डायग्राम बना देते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। आपने क्या किया, पॉइंट ए पर एक बीम एंटर कराई जिसमें मिक्स काइंड ऑफ चार्ज पार्टिकल थे फ्रॉम 1 to 196। मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट रीजन तक प्रेजेंट है। सारे ही लोगों को वापस आना है, लेकिन सारे ही लोग एक ही पॉइंट से वापस नहीं आएंगे। जो 1 वाला होगा, a = 1, वो आपने कहा कि वो 4 सेंटीमीटर बिलो एक पॉइंट होगा, वहाँ से वापस आएगा। बाकी अगर हम बात करें 144 वाले की, नहीं 196 की कर लेते हैं, यहाँ 196 की तो कर रहे हैं, तो वो आपका 56 मीटर नीचे एक पॉइंट होगा, वहाँ से वापस आएगा। ये 56 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट है,
यहाँ पे हम चाहे तो C लिख सकते हैं, यहाँ से रिटर्न होगा। तो यहाँ से जो निकल रहा होगा वो कौन सा आयन होगा, 196 वाला, और B से जो निकल रहा होगा वो कौन सा आयन होगा, वो 1 वाला। बाकी जो और आयंस होंगे वो इनके बीच में होंगे। आप चाहते हो सारे ही आयंस हमको रिसीव हो जाएं, हमको मिल जाएं, एक डिटेक्टर जो है सबको डिटेक्ट कर ले। तो फॉर दैट पर्पज़ हमें चाहिए क्या होगा कि हम डिटेक्टर एटलीस्ट ऐसा यूज़ करें जो A बराबर 1 से लेकर के 196 तक सारा स्पेस इंक्लूड कर ले। अगर आपने थोड़ा सा छोटा डिटेक्टर ले लिया और मान लो ऐसे रख दिया, तो 196 के अराउंड 195 190 वाले ये डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। थोड़ा छोटा लिया आपने, ऐसे रख दिया, तो अब ये 1 के अराउंड वाले डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, सीधे ऐसे निकल जाएगा। डिटेक्टर को हिट करे, इसके लिए मिनिमम जो हमें चाहिए होगा यहाँ पे कितना चाहिए होगा, 1 से 196 तक के सारे इस डिटेक्टर में ही रिसीव हों। तो हमें इस डिटेक्टर की लेंथ कितनी चाहिए होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 56 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 52 चाहिए होगी, माइनस कर लिया मैंने। और इन्होंने लिख दिया है 55, गलत है, 52 सही होगा। तो यहाँ पर जो भी हमने बताया इसको अगर एक हेडिंग के अंतर्गत डाला जाए तो उस हेडिंग का नाम हो जाएगा वेलोसिटी सिलेक्टर। हेडिंग कोई खास ज़रूरी बात नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लो। कोई लंबा चौड़ा डाउट है तो नंबर निकाल के फिर पर्सनल मैसेज कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपकी स्क्रीन पे है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसे अटेम्प्ट कर लें।